लास्ट क्लास में क्या कराया था? ओके, तो लास्ट क्लास में स्ट्रिक्ट मोड तक हो गया था। नेक्स्ट है स्कोप चेन एंड लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट सपोज एक वेरिएबल है A10। देन लेट सपोज एक फंक्शन है आउटर, और इसके अंदर एक वेरिएबल है B, एंड इसके अंदर एक फंक्शन है इनर, आउटर के अंदर है। ठीक है, वेरिएबल C। अब मुझे इनर फंक्शन में, अच्छा हमने इनर कॉल कर दिया और यहाँ पे हमने आउटर कॉल कर दिया। अब आप लोग ये बताओ कि इनर फंक्शन में हम कौन कौन से वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। भाई सी तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा क्योंकि इसी का मेंबर है। तीनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आउटर के अंदर कौन कौन से? ए और बी। और इस फंक्शन के बाहर, आउटर के बाहर सिर्फ एक हो। क्लियर है? इसी को बोलते हैं स्कोप चेन रूल। ठीक है, एंड लेक्सिकल स्कोपिंग। आपने सिर्फ कोड देख के बता दिया कि कौन से फंक्शन में क्या यूज होगा, इसी को बोलते हैं लेक्सिकली डिफाइंड या लेक्सिकल स्कोपिंग। So the scope chain is used to resolve the value of variables in JavaScript. Scope chain in JavaScript is lexically defined, which means that we can see what the scope chain will be only by looking at the code. जैसे आपने सिर्फ देख के बता दिया कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज हो जाएगा, तो लास्ट लाइन उसी के लिए है कि भाई स्कोप चेन जो है वो लेक्सिकली डिफाइंड है, मतलब हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। एट द टॉप वी हैव ग्लोबल स्कोप विच इज विंडो ऑब्जेक्ट, देन वी हैव लोकल स्कोप मतलब फंक्शन। So lexical scoping means that the inner function can access variable defined in outer function and global scope। मतलब जो इनर फंक्शन है वो आउटर स्कोप में डिफाइंड वेरिएबल ए और आउटर के अंदर डिफाइंड वेरिएबल बी दोनों को एक्सेस कर सकता है। बट आउटर फंक्शन कांट एक्सेस वेरिएबल डिफाइंड इन इनर फंक्शन, बट कैन एक्सेस वेरिएबल डिफाइंड इन ग्लोबल स्कोप। मतलब आउटर फंक्शन इनर वाला वेरिएबल यूज नहीं करेगा लेकिन बाहर वाला वेरिएबल यूज कर लेगा। ठीक है, but global scope can't access variable defined inside any function। तो यहां लिख देता हूं मैं इन इनर फंक्शन a इक्वल्स टू a, b एंड c इक्वल्स टू c। इन आउटर हम लोग यहाँ पे c तो यूज नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हम लोग इसे ट्राई करें। ठीक है भाई, एरर आ गया। अब देखो, ये एक लाइन तो प्रिंट हो गई, इन इनर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू। एक सेकंड, मैंने कुछ वेरिएबल गलत लिख दिया। अच्छा, वैल्यू का मार्क गया इसकी। ये लीजिए। ठीक है, इनर में सब हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो एरर आ गया सी पे, आउटर वाले में। मतलब यहाँ पे सी यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोनों हो गए।
फिर से बी इज नॉट डिफाइंड। अब आउटर स्कोप में बी यूज नहीं होगा। एक तो यार कंप्यूटर हैंग हो गया। ठीक है भाई। तो ग्लोबल स्कोप में ए इक्वल टू 10 तो प्रिंट होगा ही होगा। समझ में आया? तो ये आपका स्कोप चेन रूल। कीजिए नोट डाउन।
सभी का। नेक्स्ट है क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है? मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के बजाय रिटर्न करूँ। अब रिटर्न कर रहा हूँ, तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो इसे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकता हूँ। ठीक है। तो सीएल मतलब है क्लोजर। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, इनर फंक्शन। तो जब भी हम एक फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं या फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये फंक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ सेव हो जाता है। या कह सकते हो इस फंक्शन ने जिन भी वेरिएबल्स को यूज किया है उन वेरिएबल्स को भी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, जिसे हम वो क्लोजर मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? इसकी हेल्प से हम इन वेरिएबल्स को इसके स्कोप से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो वेरिएबल बी जो है, इसका स्कोप आउटर के अंदर ही है। अब मैं इनर फंक्शन का अब इनर फंक्शन का जो स्कोप है वो भी वैसे आउटर के अंदर ही है। मतलब ये कॉल सिर्फ इसके अंदर ही हो सकता है, लेकिन हमने इसका रेफरेंस बाहर दे दिया। तो जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो ये अपने स्कोप के बाहर से एक्सेस हो रहा है। तो किसी भी आइटम को आप स्कोप के बाहर एक्सेस कराना चाहते हो तो आप क्लोजर बना सकते हो। ठीक है। मीन्स a function with its environment. So closure is a function object that remember values in enclosing scope even if they are not present in memory. It is a record that store a function together its environment. ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है जिसमें फंक्शन अपने एनवायरनमेंट के साथ सेव होगा। A closure, unlike a plain function, allow the function to access those captured variables. कैप्चर्ड वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो इसने यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे बी और सी भी यूज, ए और बी यूज किया है। अब ए और बी जो है वो इनर के वेरिएबल नहीं है, बाहर से आए, तो इन्हें बोलते हैं कैप्चर्ड वेरिएबल थ्रू द क्लोजेस्ट कॉपी ऑफ देयर वैल्यूज और रेफरेंस इवन व्हेन फंक्शन इज इन्वोक्ड आउटसाइड देयर स्कोप। ठीक है। मतलब आप क्लोजर कॉपी से उन कैप्चर्ड वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, भले ही वो स्कोप के बाहर। क्लियर है? और जितनी बार आप चाहे उतनी बार इसे कॉल किया जा सकता है। एक मिनट। ठीक है भाई, कीजिए नोट।
डन। नेक्स्ट है भाई सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। देखिए भाई, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ गए हैं पहले से तो आपने एक टॉपिक सुना होगा मल्टी थ्रेडिंग। सुना है? लाइक कोई पाइथन पढ़ गया है, कोई जावा। तो मल्टी थ्रेडिंग हम लोग यूज करते हैं मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेडेड, मतलब जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती है। तो फिर जावास्क्रिप्ट में मल्टीटास्किंग अचीव कैसे करेंगे? और पहले समझते हैं मल्टीटास्किंग अचीव करना क्यों जरूरी है। भाई मान लो कोई टास्क है ए, जिसे जो एग्जीक्यूट होगा 10 सेकंड के बाद, मान के चलते हैं। लाइक ये कोई एपीआई कॉल कर रहा है जिसमें 10 सेकंड के बाद डेटा आएगा। फिर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है जिसमें 5 सेकंड का और टाइम लगेगा। फिर एक टास्क सी है जिसमें मान लो 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। टास्क डी है जिसमें मान लो 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। टास्क ई है मान लो जिसमें 7 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस टास्क को स्टार्ट करूं, ठीक है, मैंने टास्क ए स्टार्ट किया और 10 सेकंड के बाद ये काम हुआ। उसके बाद मैंने बी टास्क स्टार्ट किया जिसमें 5 सेकंड के बाद काम हुआ। फिर मैंने टास्क सी स्टार्ट किया जिसमें 20 सेकंड्स के बाद टास्क परफॉर्म हुआ। देन डी स्टार्ट किया इसमें 15 सेकंड के बाद टास्क परफॉर्म हुआ। एंड देन ई स्टार्ट किया इसमें 7 सेकंड्स के बाद टास्क परफॉर्म हुआ। टोटल टाइम कितना हो गया? 57। मतलब टोटल टास्क मेरे 57 सेकंड्स में पूरे हुए। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था 10 सेकंड का, तो वो टाइम तो मेरे लिए आइडियल होगा ना। मतलब उस टाइम पे मैं कोई काम ही नहीं कर रहा। तो इससे बेटर है कि मैं दूसरा टास्क स्टार्ट कर दूं। हो सकता है कि वो जल्दी हो जाए, और हो भी रहा है। जितने टाइम में यहाँ वेट करूंगा तब तक तो ये टास्क पूरा ही हो जाएगा। तो आधे टाइम में ही पूरा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है। जिसमें एक टास्क को वेट करना पड़ेगा जब तक पिछला टास्क पूरा ना हो जाए, इसे बोलते हैं सिंक्रोनस। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट वैसे तो सिंक्रोनसली ही काम करती है, लेकिन जब ये देखते कि भाई यहाँ पे वेटिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो जावास्क्रिप्ट मोड चेंज करके एसिंक्रोनस मोड में काम करना शुरू कर देती है। एसिंक्रोनस मोड में क्या होगा कि भाई टास्क ए को वेटिंग में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और टास्क बी को तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब 5 सेकंड का टाइम इसमें भी लग रहा है, इसको भी वेटिंग में डाल दिया। ऐसे सारे टास्क वेटिंग में चले गए क्योंकि सब में टाइम लग रहा है। मान लो एक ना कोई एफ टास्क भी था जो तुरंत होना था, इंस्टेंट होना था, जिसमें कोई वेटिंग सिचुएशन नहीं है। इस केस में तो 57 सेकंड के बाद होगा ना ये वाला टास्क। क्लियर है? फिर ई को भी वेटिंग में डाल दिया भाई। मान लो यहाँ पे कोई एफ टास्क था जो इंस्टेंट होना था, तो इसे एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लग रहा था? 57। अब इस केस में सब वेटिंग में चले गए, तो सबसे पहले यही परफॉर्म हो गया, मतलब तुरंत। यहाँ पे 57 सेकंड के बाद ये काम हुआ था, यहाँ पे इंस्टेंट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब जब ये टास्क पूरा हो गया, तो मतलब सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ? एफ। इसमें तो इसी ऑर्डर में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एफ। अब ये सबका टाइम चल रहा है भाई। 5 सेकंड के बाद बी पूरा हो गया। अब जब 5 सेकंड इसके हुए तो बाकी के भी तो 5 हो गए। मतलब इसके 5 हो चुके हैं, तो और 2 सेकंड के बाद ई भी पूरा हो गया। ठीक है। 7 सेकंड हो गए, और 3 सेकंड बाद ए भी पूरा हो गया।
ठीक है, टोटल 10 सेकंड हो चुके हैं, जब 10 हुए तो इसके भी तो 10 हो चुके हैं, इसके भी 10 हो चुके हैं। और 5 सेकंड के बाद डी पूरा हो गया, और 5 सेकंड के बाद सी भी पूरा हो गया। क्लियर है? और इस केस में टोटल टाइम लगा 20 सेकंड। इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट? So synchronous means one task has to wait to complete previous task, means line by line execution. And asynchronous programming means one task doesn't have to wait to complete previous task. It is also called non-blocking IO model. एक एग्जांपल लिखने फन वन। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वन प्रिंट कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री, हेलो वर्ल्ड फोर, हेलो वर्ल्ड फाइव। ठीक है भाई। तो ये सिंक्रोनसली चलेगा क्योंकि इसमें कहीं भी वेटिंग सिचुएशन तो है नहीं। ठीक है। बट अगर मान लो इस टास्क में वेटिंग सिचुएशन हो, तो जावास्क्रिप्ट को बताने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट ये काम अपने आप कर देगा। मतलब आपने यहाँ पे लगाया सेट टाइम आउट, मान लीजिए सेट एक कॉल बैक फंक्शन। मान लो पहला टास्क जो है वो 4 सेकंड में पूरा हो, ये 3 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, ये 5 सेकंड में, और ये 2 सेकंड। तो जिस ऑर्डर में टास्क कॉल हुआ है क्या उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ये होगा अकॉर्डिंग टू वेटिंग टाइम। पहले हेलो वर्ल्ड थ्री चला, फिर 5, 2, 1, 4 और कंप्लीट। अब टोटल 5 सेकंड में ये काम पूरा हो गया। अगर कोई और लैंग्वेज होती तो इस केस में टोटल 15 सेकंड का टाइम लगता। क्लियर है? सिंपल है। करिए नोट डाउन।
ओके भाई, नेक्स्ट है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स। इसमें से भी कोड हटा है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे इवेंट प्रोपगेशन। ठीक है। सो इवेंट प्रोपगेशन मोड डिटरमाइंस इन विच ऑर्डर द एलिमेंट रिसीव द इवेंट। ठीक है। मतलब हम ये डिसाइड करना चाहें चाहें कि भाई पहले कौन सा एलिमेंट इवेंट रिसीव करेगा, मतलब पहले पेरेंट पेरेंट एलिमेंट या चाइल्ड एलिमेंट। तो इसे कहते हैं इवेंट प्रोपगेशन। इसके दो मोड होंगे, इवेंट कैप्चरिंग मोड मीन्स फर्स्ट पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड, एंड इवेंट बबलिंग मोड जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है, मीन्स फ्रॉम लास्ट चाइल्ड टू फर्स्ट पेरेंट। अगर एक पेरेंट इवेंट और चाइल्ड इवेंट में दोनों में सेम इवेंट लगाया हुआ है तो पहले चाइल्ड का चलता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए एक लेते हैं डोम, डोम नहीं, इवेंट प्रोपगेशन डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल ले लेते हैं। इसके अंदर एक मेन डिवीजन ले लेते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट डिवीजन, देन इसके अंदर एक सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन। मेन 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। प्लेस आइटम्स टू सेंटर, हाइट लाइक 80%, विड्थ भी 80%। एक काम करता हूँ, इसे लगाता हूँ चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, चाइल्ड फोर। बाकी सब सेम, बस यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। हम्म, अच्छा मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया। कोई नहीं, इसको चाइल्ड वन कर देता हूँ। ठीक है, जा रहा है। अरे
एक दूसरे के अंदर रखना है ना। ठीक है भाई। और ठीक। अब चाइल्ड फोर जो है वो चाइल्ड थ्री के अंदर है, चाइल्ड थ्री चाइल्ड टू के अंदर है, चाइल्ड टू चाइल्ड वन के, और चाइल्ड वन मेन के अंदर है। इसका नाम मेन की जगह पेरेंट ही रख लेता हूँ। नाम तो हालांकि कुछ भी रख सकते हो आप, पेरेंट रख लेता हूँ। ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट लगा देते हैं। देखो मैं इनमें कहीं भी इवेंट नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ इवेंट लगा दूंगा तो प्रोपगेशन डिसाइड नहीं होगा। प्रोपगेशन डिसाइड करना है तो आपको इवेंट दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग गेट गेट कर लेते हैं पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पेरेंट चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, थ्री और फोर। पेरेंट पे लगाते हैं हम लोग। देखो इवेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। इसमें मिनिमम दो मैक्सिमम तीन पैरामीटर होते हैं। पहला इवेंट होता है टाइप ऑफ इवेंट, जैसे हम लिखते हैं ऑन क्लिक, तो आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ क्लिक, ऑन नहीं लिखना है। ठीक है। दूसरा कॉल बैक फंक्शन, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा देता हूँ, जिसमें सिर्फ मैं अलर्ट करूंगा पेरेंट इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले इवेंट किसका चल रहा है, चाइल्ड फोर, उसके बाद थ्री, देन टू, देन वन, एंड देन पेरेंट। क्लियर है। तो मतलब पहले चाइल्ड का इवेंट चलता है, लेकिन मैं इस मोड को चेंज करना चाहता हूँ। तो इसमें आपको एक थर्ड पैरामीटर पास करना है, दैट इज ट्रू कर देना है। अब देखो किसका चल रहा है, पेरेंट, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, चाइल्ड फोर, एंड देन कंप्लीट। तो ये थर्ड पैरामीटर है, बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड रहता है। अनडिफाइंड मतलब बबलिंग मोड। और अगर आप इसे थर्ड पैरामीटर में ट्रू पास कर दोगे, इसका मतलब कैप्चरिंग मोड। क्लियर है। तो पहले ये नोट कर लो दो तीन लाइनें यहाँ से, फिर वो नोट कर लो।
नेक्स्ट है फंक्शन करेंगे। अब फंक्शन करेंगे क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बनाऊं सम, और मैं यहां से इसे कॉल करूं सम फंक्शन को, और इसमें मान लो मैं इस तरह से आर्गुमेंट भेज दूं हर बार फंक्शन कॉल करके, तो फिलहाल तो ये काम करेगा ही नहीं, एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है, फंक्शन करेंगे। इट इज अ टेक्निक ऑफ इवेलुएटिंग फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विद सिंगल आर्ग्यूमेंट। इस केस में क्या होगा, व्हेन अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल आर्ग्यूमेंट्स एट वन टाइम, it takes the first argument and return a new function, which takes the second argument and return a new function, which takes the third one and so on। मतलब जो फंक्शन बनाया सम, उसे हमने 100 पास कर दिया। अब ये सम फंक्शन रिटर्न करेगा एक और फंक्शन, इसे मिलेगा सेकंड पैरामीटर। मान लो ये भी रिटर्न कर रहा है, ये भी रिटर्न करेगा एक फंक्शन जिसे मिलेगा थर्ड आर्ग्यूमेंट। ये भी एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसे फोर्थ आर्ग्यूमेंट, और ये भी एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसे। अब जो सबसे अंदर फंक्शन है वो इन सभी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, तो वहां से मान लो हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग एक सिंगल कॉल मतलब सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं यूजिंग कॉल बैक फंक्शंस, सॉरी पैट एरो फंक्शंस, लाइक सम इक्वल्स टू, भाई इतना हटा के हम लोग पैट एरो लगा सकते हैं। और ठीक है, हालांकि आपको रियल टाइम पे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पांच पांच बार फंक्शन कॉल करना पड़े, जनरली दो तक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब हमने एक फंक्शन कॉल किया और वो फंक्शन एक इनर फंक्शन रिटर्न मतलब रिटर्न करेगा जिसके अंदर हम लोग दूसरा आर्गुमेंट भेजना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी वो इनर आउटर वाला देखा था, क्लोजर वाला पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन को आर्ग्यूमेंट आप दे दोगे, सेकंड को आर्ग्यूमेंट कैसे दोगे, इस तरह से। इसकी जरूरत हमें नोड जेएस वगैरह में पड़ जाती है कई कभी कभी, हालांकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक नहीं है, बट फिर भी एक दो बार जरूरत पड़ जाती है। और इतने लेवल तक कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन मैक्सिमम। ठीक है, कीजिए नोट डाउन।
ओके भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।